So let us begin with next question. Question number 42. A wire 1 meter long has cross section 1 mm square. लेंथ आपको 1 मीटर दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर दिया है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁶. एंड यंग्स मॉड्यूलस इज 1.2 into 10⁻11 पास्कल. फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग इट बाय 2 mm. आपको बोला है 2 mm से स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन हुआ वो बताओ. तो बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन. What is the formula for work done in stretching wire? What is the formula for work done in एक वायर को स्ट्रेच करने में वर्क डन कितना होता है? What is the formula? What is the formula for work done? Half load into extension. तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें लोड तो बताया नहीं है, लोड मतलब फोर्स बताया नहीं है. वर्क डन इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन. तो जो पता नहीं होता है उसको एलिमिनेट करो और इन टर्म्स ऑफ नोन पैरामीटर लिखो. मतलब यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला यूज कर लो इन शॉर्ट. FL बाय ए स्मॉल एल. यहाँ से F मिल जाएगा तुमको. व्हाट इज F? YAL बाय कैपिटल L. इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will get work done equal to हाफ लोड. लोड कितना है? YAL अपॉन कैपिटल L और एक्सटेंशन और एक L था तो L का स्क्वायर. Y की वैल्यू आपको बताई है 1.2 into 10⁻11 यस. एरिया 1 mm स्क्वायर था तो 10⁻⁶. एक्सटेंशन प्रोड्यूस वाज 2 mm मतलब 2 into 10⁻³ उसका स्क्वायर 4 into 10⁻�6 अपॉन लेंथ कितना था? 1 मीटर. ये 1 था ये 2 था. 1.2 into 2 2.4 10⁻11 और -12 10⁻⁻1 तो 0.24 जूल. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और हमने ऑलरेडी उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, कल ही किया था. याद है क्या? एक वायर के पीछे 2 ब्लॉक थे और आपको पूछा था व्हाट इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन वायर सेकेंड वायर W2. तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं स्ट्रेन. तो वो सेम कॉन्सेप्ट आपको इस पे अप्लाई करना है अगले क्वेश्चन पे. सिर्फ जो पिछला न्यूमेरिकल था वो इन टर्म ऑफ फॉर्मूला था, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर है. तो यहाँ पे आंसर न्यूमेरिक है, वहां पे आंसर फॉर्मूला था, एक्सप्रेशन था. याद है क्या आया था? 2mg/3ay. उसी टाइप का क्वेश्चन है. तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो क्या बोला है, देखते हैं. तो क्वेश्चन में बोला क्या है पहले देख लेते हैं एक बार. ईच वायर इन फिगर हैज क्रॉस सेक्शन 5 into 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर. ईच वायर. तो यहाँ पे 2 वायर है ए और बी. डायग्राम डबल बार हो गया, कोई बात नहीं. 2 वायर है ए और बी और दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 5 into 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे बाद में. यंग्स मॉड्यूलस दिया है 2 into 10⁻11 मतलब स्टील का वायर है. PQR have mass 3 किलोग्राम each. फाइंड स्ट्रेन डेवलप इन ए वायर में कितना स्ट्रेन डेवलप हुआ ये बताओ. स्ट्रेन मतलब ΔL/L. तो अगेन सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो पिछला क्वेश्चन था वहां पे आपको W2 ये वायर बी था तो आपको क्या पूछा था? फाइंड द स्ट्रेन इन वायर 2 मतलब कौन से वायर में? बी वायर में. यहाँ पे स्ट्रेन किसमें पूछा है? ए वायर मतलब किसमें? W1 में. दैट इज द ओनली डिफरेंस, बाकी कोई फर्क नहीं है. तो मेथड सेम रहेगा सॉल्व करने का. मैं फिर भी बता देता हूँ एक बार आपको. आई विल जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. ये एक टेबल टॉप है, हॉरिजॉन्टल सरफेस. इसके ऊपर आपने दो ब्लॉक लगा के रखे हैं. यू हैव 2 ब्लॉक्स. एक हो गया ये सम ब्लॉक, क्या नाम दिया? P शायद. देन ये वन द ब्लॉक दैट इज Q. मास सेम है. P और Q
दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग, दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग वायर, वायर ए। उसके बाद बी वायर है, उसके बाद बी वायर है। बी वायर पुली से पास होने के बाद, बी वायर को पुली से पास करने के बाद, तो ये हो गया आपका पुली अरेंजमेंट। यहाँ से बी वायर पास होने के बाद यहाँ पे नीचे और एक ब्लॉक है जिसको आर ब्लॉक नाम दिया है। ऐसा सिचुएशन है, दिस इज व्हाट यू हैव। गुड। ये ए वायर था, ये बी वायर था, मास सबका सेम है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। आपको पूछा स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन वायर ए, स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एल बाई एल? y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो देयरफॉर डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए वाई। ए पता है, दिया हुआ है ए, और वाई भी दिया है। तो क्या फाइंड करोगे? एफ। फोर्स इन केस ऑफ वायर या स्ट्रिंग क्या होता है? टेंशन। तो तुमको क्या फाइंड करना है? टेंशन। तो फोर्स फाइंड करना है मतलब टेंशन फाइंड करना है, और टेंशन फाइंड करना है मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। और मैंने तुमको बताया था कि टेंशन कैसे फाइंड किया जाता है। जिस वायर में टेंशन फाइंड करना है ना, उस वायर के पीछे, तो एक काम करते हैं, नाम दे देते हैं, एम बैक बोलते हो, बैक, बैक मतलब पीछे। उस वायर के पीछे कितना मास है, क्योंकि वो जो वायर है उसके पीछे जितना भी मास होगा वो वायर को पुल करेगा, खींचेगा ना। तो ए वायर के पीछे कितना मास है? सिर्फ 3, क्योंकि ए पी का मास कितना है? 3, तो 3। तो कितना आ जाएगा वो? 3, ओनली 3, मतलब मास ऑफ ए ब्लॉक, पी ब्लॉक, मास ऑफ पी ब्लॉक दैट इज 3। जिनको नहीं समझ में आया मैं वापस बता देता हूँ। हमेशा याद रखना, वायर में जो टेंशन आता है वो क्यों आता है? क्योंकि वो वायर किसी को खींच रहा है पीछे। पीछे कौन है? पी ब्लॉक। तो किसका मास? पी का। अगर बी वायर का टेंशन निकालना होता तो क्या करते? एम पी प्लस एम क्यू। और हमने वो कल ही सॉल्व किया था, तो अभी तो पता हो गया कि ये इतना। हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स मतलब फोर्स जो मोशन को चलाएगा। अब देखो, इसका वेट नीचे है, यस, लेकिन किसने बैलेंस कर दिया? नॉर्मल रिएक्शन ने। इसका वेट भी क्या है? नीचे है, किसने बैलेंस कर दिया? नॉर्मल रिएक्शन ने। इसका वेट नीचे है लेकिन बैलेंस हुआ क्या? नहीं। तो इसका जो वेट है दैट इज एम जी, वो जो वेट है, इसका जो वेट है एम जी, वो इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा। ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये रस्सी भी नीचे आएगी, रस्सी नीचे आएगी तो क्यू भी नीचे आएगा, मतलब क्यू राइट में जाएगा। क्यू राइट में जाएगा तो पी भी राइट में जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल मोशन को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एम जी। तो व्हाट इज नेट फोर्स? एम जी। तो नेट फोर्स आ गया आपका एम जी। तो ये आ जाएगा आपका मास ऑफ पी ब्लॉक दैट इज 3, नेट फोर्स इज एम जी, मैं बाद में सब्स्टिट्यूट करूंगा, अपॉन टोटल मास। व्हाट इज टोटल मास? मास ऑफ ब्लॉक ए प्लस मास ऑफ ब्लॉक बी प्लस मास ऑफ ब्लॉक सी, मतलब पी क्यू आर। मास ऑफ ब्लॉक पी, मास ऑफ ब्लॉक क्यू, मास ऑफ ब्लॉक आर। ओके। और एम भी 3 है वैसे भी, तो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3 है वो, प्लस नहीं है वो, 9 जी अपॉन 9। तो ये क्या आ गया? जी। क्या आ गया? जी। बराबर। गुड। अभी वैल्यूज डाल के देखते हैं ना, आंसर आया तो ठीक, नहीं तो कुछ ना कुछ और देखेंगे। डेल्टा एल बाई एल, एफ क्या आ गया? जी अपॉन ए वाई। जी की वैल्यू कितना लेना है? नहीं बोला है, 10 ले लो। ए कितना है? ए, व्हाट इज ए? 5 × 10⁻³ व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? 2 × 10⁻11। ये ऊपर 10 और नीचे 5 × 2 10 हो गया, कैंसल। 10⁻³ और 11, 10⁻8। एक गलती हुई। क्या गलती हुई? ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 10⁻6 7। क्यों 7? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है? 10⁻⁻4 होता है। तो 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, मतलब 10⁻⁻⁴
क्या लिखूं, 7। तो टोटल हो गया 10⁻⁻7। जिनको अभी भी ध्यान नहीं आया, कुछ नहीं है, 1 सेंटीमीटर 10⁻²मीटर होता है, उसका स्क्वायर 10⁻⁴ होता है। 10⁻⁴ और 10⁻³ था ही, तो 10⁻7 बन गया एरिया। कितना आया नीचे, 10⁻+4, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10⁻⁻4। तो व्हाट इज डेल्टा एल बाई एल, 10⁻⁻4। ऑप्शन नंबर सी आ गया आंसर, डन। So one last time, I will revise this question again. अभी भी there are some blank places. तो अच्छे से सिर्फ समझ लो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। और मैंने कल बताया था आपको कॉन्सेप्ट, वापस हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में रिपीट करेंगे। ये क्वेश्चन वापस एज यू सी ओरली सॉल्व होता है। तो ओरली सॉल्व कैसे करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान दो। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है ये। आपको क्या पूछा है, स्ट्रेन किस में है, वायर ए में। वायर ए के पीछे सिर्फ एक ही ब्लॉक था, पी। पी का मास कितना था, 3। तो ये दिमाग में रखो अब। डेल्टा एल बाई एल स्ट्रेन वो होता है फोर्स अपॉन ए वाई। फोर्स अपॉन ए वाई। अब एक काम करना, ए इंटू वाई पहले से कैलकुलेट करके रख दो। ए था 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो 5 × 10⁻⁻7। और वाई था 2 × 10⁻11, तो 5 × 10⁻⁷ इंटू 2 × 10⁻11। 5 × 2 10, 10 और 10⁻11 10⁻12, उसमें से 7 गए, 10⁻5 ऊपर जाएगा 10⁻⁻5। इतना तो हो गया, हो गया। ऊपर कौन बचा, फोर्स। तो तुमको क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स क्या होता है, टेंशन, मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कौन सा, वायर के पीछे कितना मास है वो, तो ए वायर के पीछे कितना मास था, सिर्फ 3 किलोग्राम, तो 3 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये आता है नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स पूरा सिस्टम आर ब्लॉक की वजह से चल रहा है, आर ब्लॉक नीचे जा रहा है तो वो वायर को खींच रहा है, वायर क्यू ब्लॉक को पुल करेगा, क्यू ब्लॉक पी को पुल करेगा। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ एक ही है, एम जी। क्या है, एम जी। क्या है, एम जी। क्या है, एम जी। तुम निकाल रहे हो फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, वो मास 3 था अलग से। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए तुम फाइंड कर रहे हो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना आ गया, एम जी। टोटल मास कितना है, 3m, है ना। एम जी नीचे एम प्लस एम प्लस एम, एम प्लस एम प्लस एम, एम जी अपॉन एम प्लस एम प्लस एम, कितना हो गया, एम जी। नेट फोर्स इज एम जी, टोटल मास इज 3m। एम की 3 बाद में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, कितना हो गया, g/3। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्या है, एक्सेलरेशन है। बराबर, बराबर। मास इंटू मास कितना था, 3। एक्शन कितना आया, g/3। हो गया कैंसल। तो टेंशन कितना है, जी। जी की वैल्यू कितनी है, 10। तो एफ अपॉन ए वाई, उसमें से एफ की वैल्यू आ गई आपकी, जी। जी की वैल्यू आ गई 10, और ए वाई तो तुम सब करके उसको ऊपर लेके आए थे, 10⁻⁻5 था, तो 10 × 10⁻5 कितना हो गया, 10⁻⁴ ठीक। ये लंबा प्रोसेस है, मैं अभी और शॉर्टकट बता देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन JEE या नीट के क्वेश्चन देख के खत्म हो जाता है, यू लुक एट द क्वेश्चन एंड डन। अभी कैसे डन, तो ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली अगर तुमको इतना भी याद था, ए वाई तो पता ही है, सिर्फ बचा कौन, एफ। मैंने कल ट्रिक बताया था, एफ इस वायर के पीछे कितना मास, कितना मास, बराबर, सही है, राइट, नेट। और एफ इज मास इनटू एक्सेलरेशन ना, मास तो हो गया, अभी क्या बचा, एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, अभी बताया मैंने आपको। नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कौन था, एम जी था। सिर्फ एक ब्लॉक, अभी थोड़ा अच्छे से सुन लो, मोशन को चलाने वाला एक ही ब्लॉक है, सिर्फ एक। तो क्या लिखोगे, एम जी। और टोटल मास कितना है, 3m। तो एम जी अपॉन 3m कितना, g/3। तो अब ऐसे याद रखना, जो लटका हुआ मास होता है ना, सस्पेंडेड, लटका हुआ मास, राइट, लटका हुआ मास इंटू जी अपॉन टोटल मास। सस्पेंडेड मास इंटू जी अपॉन टोटल मास, ऐसा करते हैं। अगर सस्पेंडेड में 2 मास डाल दिए तो क्या आएगा,
एक्सेलेरेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलेरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हैंगिंग कितना था, m था, अपॉन टोटल कितना था, 3m था, mm गया तो क्या बचा, g/3, क्या बचा, g/3, क्या बचा, g/3, क्या बचा, g/3, ये हो गया कैंसिल। तो फोर्स क्या बच गया, g। और नीचे a इंटू वाई की वैल्यू तो तुमको पता ही थी, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व, g 10, नीचे 10⁵, 10/10⁵, नीचे 10⁴ बचा, ऊपर आके क्या हो गया, 10⁻⁴। जब तक ये ट्रिक्स नहीं कर पाओगे तब तक यू डोंट हैव चांस टू क्लियर JEE मेंस और नीट, सॉरी टू से, पर ऐसे ट्रिक्स अभी आने चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन, वापस सबका ध्यान यहाँ पे, अगेन सिंपल बट इंपॉर्टेंट। अ स्टील वायर of uniform cross section of 1 meter square is heated to 70°C। ओके, वैसे तो मुझे डाउट आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर लगभग 3 फीट के आसपास होता है, ये इतना बड़ा वायर का क्रॉस सेक्शन होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये 1 mm स्क्वायर होना चाहिए, है ना। तो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं 1 mm, फिर देखते हैं आंसर आता है तो ठीक। तो इवन व्हेन यू रीड क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि प्रैक्टिकली होगा क्या, ऐसा कौन सा वायर है जिसका 1 मीटर का क्रॉस सेक्शन हो, 1 मीटर स्क्वायर का, इतना थिक वायर होता नहीं है। ओके, तो ठीक है, 1 mm स्क्वायर इज हीटेड टू 70 डिग्री, 70 डिग्री तक उसको हीट किया, एंड स्ट्रेच्ड बाय टाइंग इट्स टू एंड्स रिजिडली, एंड स्ट्रेच्ड बाय टाइंग इट्स टू एंड्स रिजिडली। कल या परसों मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था, दो वर्टिकल सपोर्ट थे, उसके बीच में रॉड था, रॉड को हीट किया और उसको एक्सपांड नहीं होने दिया, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। व्हाट इज द चेंज इन टेंशन ऑफ द वायर व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 70 डिग्री टू 35 डिग्री। अब टेम्परेचर 70 से 35 हो गया, तो टेंशन कितने से चेंज हुआ। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ स्टील इज 1.1 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11। जिनको क्वेश्चन अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा ध्यान दो, ऐसा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। तुमको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो सॉल्व क्या करोगे फिर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वर्टिकल सपोर्ट्स है, इस दोनों वर्टिकल सपोर्ट्स में हम लोगों ने लगा दिया एक रॉड, तो एक रॉड लगा दिया यहाँ पे। अब इस रॉड को हम लोग कर रहे हैं हीट। इफ यू रिमेंबर, जब तुम रॉड को हीट करते हो तो वो होता है एक्सपांड, लेकिन क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट के बीच में था तो एक्सपांशन तो हो नहीं पाया। रॉड एक्सपांड होने की कोशिश कर रहा था, मतलब रॉड रिजिड सपोर्ट पे फोर्स लगा रहा था, ये था एक्शन, और रिजिड सपोर्ट ने रिएक्ट कर दिया तो वो बन गया रिएक्शन। तो ये जो रॉड एक्सपांड हो रहा है, वो जो एक्शन कर रहा है रिजिड सपोर्ट पे, रिजिड सपोर्ट जो इसको रिएक्ट कर रहा है वो है रिएक्शन, वो है टेंशन। हाँ, तो टेंशन कहाँ से आया, रिएक्शन से। कहाँ से आया, रिएक्शन से, राइट। पहले तुमने कितना टेम्परेचर किया, 70 डिग्री, कितना किया, 70। आपको पता है जब मेटल्स को हीट करते हो तो वो क्या होते हैं, इलोंगेट होते हैं, एक्सपांड होते हैं, और अगर कूल किया तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक। अभी टेम्परेचर 70 से कितना लेके गए, 35, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब पहले केस में अगर टेंशन T1 था तो दूसरे केस में टेंशन T2 होगा। आपको पूछा है चेंज, तो T1 माइनस T2। फाइनल माइनस इनिशियल में क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पहले केस में टेंशन ज्यादा है, क्योंकि पहले केस में टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम किया तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रॉड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो टेंशन कम हुआ, टेंशन कम हुआ तो T2 इज लेस देन T1, तो चेंज इन टेंशन इज T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 तुमको फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, क्वेश्चन यहाँ तक पहले समझ में आना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, question is very simple. You have a rod fixed between two rigid supports, you are heating it to 70 degree. When they say you are heating it to 70 degree, मतलब assumption ये होता है कि इनिशियल टेम्परेचर जीरो है। कितना था इनिशियल टेम्परेचर, जीरो से कहाँ लेके गए, 70। तो व्हाट इज डेल्टा टी इन द फर्स्ट केस, 70। तो मैं दो केसेस में डिवाइड कर देता हूँ। केस वन, डेल्टा T1 चेंज इन टेम्परेचर इन द फर्स्ट केस, ये आ गया 70 डिग्री, क्योंकि जीरो से 70 गया, तो 70 डिग्री फाइनल टेम्परेचर है, 0 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर है, हो गया, तो 70 आ गया। पहले केस में आपको अभी टेंशन फाइंड करना है, या तो कैसे फाइंड करते हैं टेंशन,
चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी। ये तो याद हो गई, याद है ये? तो डेल्टा एल इक्वल टू सम कांस्टेंट जिसको बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, एल डेल्टा टी। ओके, राइट। देन यहां से आपको मिल गया डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये आ गया आपका स्ट्रेन। हाउ डू यू फाइंड आउट टेंशन? यंग्स मॉडुलस। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल। तो f क्या आ गया? y a डेल्टा एल बाई एल। ये आ गया फोर्स। ठीक, y तो कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, सिर्फ डेल्टा एल बाई एल की जगह पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना? थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ पे y कांस्टेंट है, यंग मॉडुलस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, अल्फा भी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तुमने रॉड का मटेरियल चेंज किया क्या? नहीं, तो अल्फा भी कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज क्या है? टेम्परेचर। तो ये हो गया आपका फोर्स इन द फर्स्ट केस और टेंशन इन द फर्स्ट केस। F1 मतलब T1, दिस इज टेंशन इन द फर्स्ट केस। व्हाट विल बी टेंशन इन द सेकंड केस? YA अल्फा डेल्टा T2, राइट। पहला केस में टेम्परेचर कहां से कहां गया था? 0 से 70, तो डेल्टा टी कितना था? 70। दूसरे केस में 70 से कहां गया? 35। ठीक है ना? तो व्हाट विल बी चेंज, व्हाट विल बी डेल्टा T2? 35। 70 से 35 गया, तो चेंज कितना है? 35 है। तो टेंशन कितना चेंज हुआ पहले ये कैलकुलेट कर लेंगे। F1 दैट इज T1। ओके, चलो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, फास्ट हो जाएगा। चेंज इन टेंशन, change in tension is F1 minus F2. What is F1? Y A alpha delta T1 minus Y A alpha delta T2. तो Y A alpha आ गया कांस्टेंट, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2। Y की वैल्यू कितनी है? 2 है ना, यंग्स मॉडुलस, यस, 2 × 10⁻11। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है? 1 mm², 1 mm × 10⁻3 उसका स्क्वायर 10⁻⁻6। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 1.1, 1.1 × 10⁻⁻5। डेल्टा T1 कितना था? 70। ये कितना था? 35। ऐसे था ना? डेल्टा T1 वो 70, क्योंकि 0 से 70 गया। डेल्टा T2 में 70 से 35 गया, तो 35। 10⁻11 कैंसल आउट हो गया, कैंसल। 70 में 35 गए तो 35। 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 1.1 मतलब 7 × 11 77, 77, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया होगा, ऐसा अजम्पशन है, राइट। तो अगला क्वेश्चन। A metallic wire is stretched by suspending a weight to it. एक मेटालिक वायर है, जैसे स्टील वायर है, उसके नीचे तुमने एक वेट लगा दिया, उसके वजह से एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, है ना। स्ट्रेच्ड मतलब स्ट्रेचिंग हुआ वायर का। इफ बीटा इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द वायर, बीटा इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन द वायर, फोर्स अपॉन एरिया, उसको बीटा बोल दिया, स्ट्रेस को नया नाम दे दिया बीटा। एंड वाई इज यंग्स मॉडुलस? द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द वायर इज, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? इट इज अ जोक, अगर अच्छे से समझा होगा तो चूक। डू यू रिमेम्बर स्ट्रेन एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। उसके इमीडिएट बाद ना हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये था पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर याद होगा तो। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, या फिर
स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y। था क्या ऐसा? था, ऐसा था? यस और नो? ऐसा था ना? पक्का? या फिर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेन लिखोगे तो y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर बाई 2, ऐसा था? बराबर। तो एक बात बताओ, स्ट्रेस को क्या नाम दिया उन्होंने? बीटा। बीटा स्क्वायर बाई 2y। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two wires are made up of same material. What is the meaning of same material of two wires? क्या कांस्टेंट होगा? One in the black. सेम मटेरियल हुआ तो क्या कांस्टेंट होता है? तुमसे और दूसरा पूछ लूंगा ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, बताओ। अरे ये क्वेश्चन पूछना सिर्फ इसके लिए होता है कि तुम ध्यान दो यहाँ पे। तुमको मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, ये हमारा इंटेंशन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि तुमको इंसल्ट करना है। दैट इज नॉट आवर इंटेंशन। बताओ, मटेरियल से मतलब क्या कांस्टेंट? मटेरियल से मतलब क्या कांस्टेंट? यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट। एंड है द सेम वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम भी सेम है, मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आगे बोला है हाउएवर वायर वन हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, वायर टू हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। एक का ए है, दूसरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a है। इफ द लेंथ ऑफ वायर वन इंक्रीजेस बाय डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज डेल्टा एक्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच वायर टू बाय द सेम अमाउंट? तो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और क्या क्या कांस्टेंट बोला है वो समझ लेना है। तो डेफिनेटली मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस सेम हो गया, और स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट बोल दिया, मतलब एलोंगेशन भी हो गया सेम। ठीक है। देन फोर्स तो सेम नहीं है, पहले केस में फोर्स एफ है, दूसरे में पूछा है कितना है। एरिया भी सेम नहीं है, पहले का एरिया ए है, दूसरे का 3a है। वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो ठीक, तो क्या करेंगे बताओ? हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक बात बताओ, चलो जो तुमको पता है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करना है तुमको? फोर्स फाइंड करना है, एग्री? फोर्स फाइंड करना है। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला था, यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला था उसको तुम ऐसा लिखते हो ना, एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाई एल। तो एफ इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बाई एल। यहां तक आ गए? क्लियर हो गया ये? इसमें तुमको पता है कि यंग्स मॉडुलस क्या है? कांस्टेंट है। तुमको ये भी पता है कि कौन कांस्टेंट है? डेल्टा है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। मतलब फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी क्या बन गया? ए बाय एल बन गया। बराबर, करेक्ट है? क्लियर है यहाँ तक? तुम्हारे पास ए वन ए टू की वैल्यू है, तुम अल्टीमेटली क्या करोगे? तुमको क्या चाहिए? एफ टू चाहिए, तो क्या लिखोगे? एफ टू बाय एफ वन इक्वल टू ए टू बाय ए वन और एल वन बाय एल टू, ऐसा लिखोगे। इसमें तुम्हारे पास ए वन ए टू का इंफॉर्मेशन है, किसका नहीं है? एल वन बाय एल टू का। इसके लिए तुमको बोला है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? वी वन इक्वल टू वी टू। पहले वायर का वॉल्यूम और दूसरे वायर का वॉल्यूम सेम है। व्हाट इज वॉल्यूम? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि वायर इज लाइक अ सिलेंडर। तो क्या लिखोगे? ए वन एल वन इक्वल टू ए टू एल टू। तो ए एल वन बाई एल टू क्या बन जाएगा? ए टू बाई ए वन। तो ये इक्वेशन नंबर वन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, एफ टू बाई एफ वन इक्वल टू ए टू बाई ए वन इंटू एल वन बाई एल टू। वट इज एल वन बाई एल टू? ए टू बाई ए वन। तो ए टू बाई ए वन का बन गया स्क्वायर, हो गया ना ऐसा? तो एफ टू बाई एफ वन क्या आ गया ये? ए टू बाई ए वन का स्क्वायर। ए टू की वैल्यू कितनी थी? 3a। इसका कितना है? ए क्या हो गया? कैंसल, और 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9। तो एफ टू क्या आ गया? 9 टाइम्स ऑफ एफ वन, मतलब 9f। 9f, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बढ़िया है, गुड क्वेश्चन। हैव यू सीन दैट, पंछी को मारने के लिए, वैसे वो गलत चीज है, नहीं होना चाहिए। पंछी को मारने, गुलेल, गुलेल, यस। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? कैटापल्ट। हाँ, रबर कॉर्ड कैटापल्ट। हाँ, स्पेलिंग कुछ भी लिखा हो, प्रोनाउंसिएशन कैटापल्ट होता है उसका। तो अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान दो, बिकॉज दैट इज अ, इस टाइप के क्वेश्चन दे आर मोर प्रोबेबल ऑफ अपियरिंग इन एग्जाम्स लाइक जेडब्ल्यू और नीट। ऑफ कोर्स सीईटी में तो आ सकता है, लेकिन जेडब्ल्यू नीट में ज्यादा चांसेस है। रबर कॉर्ड कैटापल्ट हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 mm स्क्वायर। अभी जो रबर कॉर्ड कैटापल्ट में, वो एक होता है आपके पास उसका फ्रेम, वी शेप का फ्रेम, उसकी बात नहीं चल रही है। उसमें जो रबर है, रबर, उस रबर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दिया है 1 mm स्क्वायर। एंड टोटल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मतलब वो जो रबर का कॉर्ड है उसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ, जब तुमने स्ट्रेच नहीं किया था तब उसका लेंथ था 10 सेंटीमीटर का, मतलब 10⁻⁻1 मीटर का। इट इज स्ट्रेच टू 12 सेंटीमीटर। अब इसको खींच लिया, 10 का 12 हो गया, तो 2 सेंटीमीटर से लेंथ बढ़ गया। देन रिलीज टू प्रोजेक्ट अ स्टोन ऑफ मास 5 ग्राम। उसको स्ट्रेच करके छोड़ दिया, तो उसमें स्टोन था, स्टोन प्रोजेक्ट हो गया, रिलीज हो गया। टेकिंग यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर एज 5 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। वैसे क्वेश्चन पे आने से पहले, डू यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था कि यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फिजिकल मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल टू चेंज इन लेंथ। मैंने आपको यह भी बताया था कि मेटल ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और रबर या इलास्टिक कम करेगा। इसके लिए अगर आप नोटिस कर रहे हो तो स्टील के लिए 10⁻11 आता है और यहाँ पे 10⁻8 आ रहा है, क्योंकि रबर ऑफर्स लेस रेजिस्टेंस टू चेंज इन लेंथ, वो जल्दी उसका लेंथ चेंज करता है कंपेयर टू स्टील। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन समझ में आया क्या? हमारे पास एक रबर कॉर्ड कैटापल्ट था, उसका अनस्ट्रेच लेंथ 10 सेंटीमीटर है, स्ट्रेच किया तो 12 सेंटीमीटर हो गया, लेंथ चेंज हो गया 2 सेंटीमीटर से। ठीक है, अभी तुमने उसको रिलीज कर दिया, तो जो अंदर स्टोन था, उसके अंदर जो पत्थर था, वो प्रोजेक्ट हो गया और स्टोन का मास था 5 ग्राम का। तो कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। अब हो क्या रहा है पहले अच्छे से समझो और ध्यान दो और इमेजिन करो। लुक, रबर कॉर्ड कैटापल्ट में रबर था, हमने खींचा मतलब वर्क डन किया। वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। तो ये जो वर्क हुआ है वो रबर के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही कॉन्सेप्ट हमने स्ट्रेन एनर्जी में देखा था कि तुमने एक वायर के नीचे लोड लगा दिया तो क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुआ। तो वर्क डन किसने किया था, लोड ने। वो वर्क डन कहाँ स्टोर हो गया था, वायर में। यहाँ पे जो तुमने वर्क किया है रबर कॉर्ड को खींचने में, वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वायर। तो रिमेंबर, रिमेंबर, याद रखना, टोटल एनर्जी किसका, रबर कॉर्ड कैटापल्ट का, मैं इसको आर से बोल देता हूँ, रबर कैटापल्ट, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि हमने पकड़ के रखा है, मोशन नहीं है तो जीरो है। तो ओनली एनर्जी इज पोटेंशियल। अब जैसे ही तुम रिलीज करोगे, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी था वो कहाँ गया, वो स्टोन को मिल गया, राइट। और स्टोन वो एनर्जी लेके क्या किया, मूव होने लग गया। तो टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन। स्टोन का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, जीरो है, सिर्फ क्या है, काइनेटिक है। देखो हो क्या रहा है, तुमने रबर कॉर्ड कैटापल्ट को खींचा, मतलब तुमने वर्क किया, वो वर्क रबर कॉर्ड में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, फिर तुमने रिलीज किया तो वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोन को मिल गया और स्टोन स्टार्ट मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, फ्रॉम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, using conservation of energy, you will have total energy of rubber cord catapult equal to total energy of stone. ये हो गया potential energy of rubber cord catapult equal to kinetic energy of stone. What is potential energy? Half load into extension, ऐसे ही होगा ना।
ऐसे होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक्सटेंशन पता है तुमको? पता है? यस। लोड पता है क्या? लोड नहीं पता? फिर याद है कि हम अभी देखा था, जब लोड नहीं पता हो तो क्या करते हो? अभी इससे पहले एक क्वेश्चन था ना, जहां लोड नहीं पता हो, आज ही सॉल्व किया, जब लोड नहीं पता हो, थोड़ा टाइम पहले सॉल्व किया। चलो कोई बात नहीं, वापस सॉल्व, ढूंढने से अच्छा तो सॉल्व कर देंगे। कोई बात नहीं, व्हेन यू डोंट नो लोड, y इक्वल टू एफ बाई ए डेल्टा एल बाई एल, थोड़ी देर वाई ए डेल्टा एल बाई एल, तो ऐसा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इज एल या डेल्टा एल, जो भी बोल दो उसको। काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन इज हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ ऑफ गया, हाफ ऑफ गया। लोड अभी तुमने बोला लोड इज वाई ए डेल्टा एल, मतलब स्मॉल एल एक्सटेंशन, इनटू और एक एल है, तो क्या बन गया? एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? वाई ए एल स्क्वायर बाय एम एल। तो वी क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ वाई ए एल स्क्वायर बाय एम इंटू एल। और ये एल स्क्वायर रूट से बाहर निकल के बन जाएगा एल। ऐसा भी लिख सकते हो, या अंदर के अंदर कैलकुलेशन कर लो, वो भी चलता है। व्हाट इज यंग्स मॉडुलस का वैल्यू? 5 इंटू 10⁸ व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ना, कितना दिया हुआ है? 1 mm स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6 इंटू एल स्क्वायर। इलोंगेशन था 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अपॉन मास कितना दिया है? 5 ग्राम दिया है। 5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻3। और लेंथ कितना था? आंसर लेंथ 10 सेंटीमीटर था। 10 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻1 मीटर। अब देखो, 5 5 कैंसल हो गया, 10⁻⁻4 ऊपर, 10⁻⁻6 नीचे, 10 अच्छा एक काम करो ना, ये है 10⁻⁻4 है ना, ये 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 10⁻⁻2 का स्क्वायर, -4 कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, 10⁻8 और -6, 10⁻2 उसका रूट 10, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये? So let us go ahead to the next question. The stress versus strain graph for wires of two materials A and B as shown in figure. If YA and YB are Young's modulus of the material, then तो ऐसा बोला है कि दो वायर्स का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आपको दिया है। आपको पूछा है कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए और बी में रिलेशन क्या है, ये बताओ। So what is the relation between Young's modulus for A wire and for that of B wire? How many of you remember Hooke's law? Hooke's law. Within elastic limit, stress is proportional to strain. वहां पे मैंने एक सेंटेंस बताया था आपको कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप आपको कहता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फिर वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग मॉडुलस भी हो सकता है, वो बल्क भी हो सकता है, वो शेयर भी हो सकता है, मतलब रिजिडिटी। यहाँ पे हम लोग वायर की बात कर रहे हैं, तो वायर के केस में जो मॉड्यूलस होता है वो कौन सा होता है? यंग्स। मतलब इसका स्लोप निकाला तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ हियर? यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस वाई इज नथिंग बट स्लोप, किसका स्लोप? स्लोप ऑफ विच ग्राफ? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक, तो ए वायर का, ए वायर का यंग्स मॉड्यूलस कितना आएगा? स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा होता है ना। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो कि स्लोप tan थीटा क्यों होता है? पता नहीं कितने लोग हैं, मैं बता देता हूँ मैं, अगर नहीं पता तो। स्लोप इक्वल टू tan थीटा क्यों आया?
नहीं पता, ऐसे कितने लोग हैं? सबको पता है स्लोप tan थीटा कहाँ से आया, सबको पता है ये, पक्का। चलो गुड। तो ये आ जाएगा tan थीटा फॉर ए के लिए थीटा कितना है 60, तो क्या आ गया tan 60। व्हाट इज tan 60? √3, √3 बराबर, पक्का। sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 इज √3/2, cos 60 इज 1/2, तो √3/2 अपॉन 1/2 तो बराबर है। व्हाट विल बी यंग मॉड्यूलस फॉर बी? tan थीटा बी, व्हाट इज थीटा बी? tan 30, व्हाट इज tan 30? sin 30/cos 30, व्हाट इज sin 30? 1/2, और ये आ जाएगा 1/√3। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, वाई ए बाई वाई बी कर दूं, वाई ए कितना है √3 और ये कितना है 1/√3, तो कितना आ गया 3। तो वाई ए कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ वाई बी। वाई ए, वाई ए इज 3 टाइम्स ऑफ वाई बी, ऑप्शन डी। So let us move ahead to the next question. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग बड़बड़ कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे लिए। The ratio of diameters of two wire of same material is n:1। सेम मैटर मतलब यंग मॉड्यूलस कांस्टेंट है, डायमीटर का रेशियो n:1 है, मतलब d1/d2 इज n:1। द लेंथ ऑफ ईच वायर इज 4, मतलब लेंथ भी कांस्टेंट हो गया। ऑन अप्लाइंग द सेम लोड, लोड भी कांस्टेंट है। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ थिन वायर, दोनों में से जो वायर थिन होगा उसका इंक्रीज इन लेंथ कितना है, ऐसा पूछा है। और बोला है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक, बता दो ऐसा क्यों बोला है। सबसे पहले always, always first check what are the constant parameters। same material मतलब y, length l, force, ये सब है सेम, तो ये हो गया कांस्टेंट्स। ठीक, और दिया है रेशियो ऑफ डायमीटर d1/d2 इज इक्वल टू n/1। अभी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 बोलने का क्या मतलब है? बोला ना n ग्रेटर देन 1, क्यों बोला होगा? देखो ऐसा है, व्हाट इज d1? n टाइम्स ऑफ d2। थोड़ा ध्यान दो, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, फॉर एग्जांपल 2 हो गई 2, तो d1 इज 2 टाइम्स ऑफ d2, तो थिन वायर कौन होगा? d1 होगा, d2 होगा। अगर n की वैल्यू 1 से छोटी हो गई, मान लो 1/2 हो गई, तो d1 क्या आएगा d2/2, तो थिन वायर कौन सा होगा? d1। तो n की वैल्यू डिसाइड करेगी कि d1 थिन है कि d2 थिन है। अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से ज्यादा है, तो d2 इज थिन, क्योंकि d1 इज 2 टाइम्स ऑफ d2, तो सेकेंड वायर थिन है, फर्स्ट वायर थिक है। अगर n का वैल्यू 1 से छोटा हो गया, अगर n का वैल्यू 1 से कम हुआ, कम, राइट, जैसे 0.5, तो d1 कितना 0.5 टाइम्स ऑफ d2, मतलब d1 थिन है और d2 थिक है। यहाँ पे कौन थिक है कौन थिन है? d2 थिन है। अब ऐसा क्यों, क्या पूछा है? इंक्रीज इन लेंथ ऑफ थिन वायर, थिन वायर, मतलब आपको पूछा क्या है? L2 पूछा है, सही है। क्या पूछा है? L2, क्योंकि थिन वायर का पूछा है, थिक का पूछा तो क्या पूछा होता? L1, चेंज इन लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर। तो अब चेंज इन लेंथ, हाउ डू यू फाइंड आउट चेंज इन लेंथ? यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला, व्हाट इज यंग मॉड्यूलस? FL/A स्मॉल n, तो व्हाट इज स्मॉल n? FL/AY। इसमें क्या क्या कांस्टेंट है? FLY, तो लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लेकिन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब बेसिकली डायमीटर स्क्वायर, तो देयरफॉर एल इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। हो गया, वेरी गुड। आपको L1 पूछा है कि L2 पूछा है? तो L2/L1 क्या आएगा? d1/d2 का स्क्वायर। d1/d2, व्हाट इज d1/d2?
एन एन तो L2/L1 कितना हो गया, एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर टाइम्स ऑप्शन नंबर ए